नमस्कार दोस्तों। ये बात है मार्च 2017 की। मेरी किताब लॉर्ड ऑफ डार्कनेस प्रकाशित हुई थी और इंडिया से ज्यादा वो इंडिया के बाहर के मार्केट में पसंद की गई थी। शायद इंडियन ऑडियंस को ऑफबीट टॉपिक इतना पसंद नहीं आया था। मुझे ईमेल के द्वारा मिस्टर मल्होत्रा ने संपर्क किया। उस ईमेल में उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी किताब पढ़ी और उन्होंने मुझसे बात करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर मांगा। मैंने उस ईमेल को इग्नोर कर दिया। मुझे लगा शायद ऐसे ही कोई मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने बस एक थैंक यू बोलकर ईमेल का रिस्पॉन्स दे दिया। कुछ दिनों बाद फिर उनका ईमेल आया और मैंने ध्यान नहीं दिया। वो अपने ईमेल में सिर्फ बार-बार मेरा नंबर मांग रहे थे और अपना ऑफिशियल नंबर किसी अनजान आदमी को देना मुझे सही नहीं लग रहा था। ऐसे ही उनके 4-5 ईमेल मेरे पास आए और मैंने आखिरकार उनको लिख दिया कि ऐसी क्या बात है कि वो फोन पर ही करना चाहते हैं और ईमेल पर नहीं बता सकते। उनका कुछ ही घंटों में जवाब आया और उन्होंने जो लिखा उसने मेरी उत्सुकता जगा दी। उन्होंने बताया कि वो अमेरिका के इंडियाना स्टेट में रहते हैं और वहीं के नागरिक बन चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 22 साल की बेटी और 20 साल का बेटा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी किसी प्रेत के वश में आ गई है और उसने उससे शादी भी कर ली है। वो इसी सिलसिले में मुझसे बात करना चाहते थे। बस इतना मेरी उत्सुकता जगाने के लिए काफी था। सच कहूं तो मुझे लगा मुझे अपनी अगली किताब लिखने के लिए कोई अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। मुझे पता नहीं था कि जो आगे होगा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देगा। मैंने आखिरकार उनको अपना नंबर दिया और अपने शेड्यूल के हिसाब से उनको बात करने के लिए टाइम दे दिया। उनका कॉल आया। बात करने के तरीके से वो बहुत सभ्य और पढ़े लिखे लग रहे थे। पहले उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, पूरा बैकग्राउंड बताया। शायद वो ये जताना चाहते थे कि मैं उन पर भरोसा करूं और उनकी कहानी पर विश्वास करूं। वो अपनी शादी के बाद से ही अमेरिका में सेटल हो गए थे और उन्होंने वहीं की नागरिकता ले रखी थी। मैंने उनसे बिना कुछ सोचे एक सवाल किया, इतने पढ़े लिखे होकर अमेरिका जैसे आधुनिक देश में रहने के बाद भी क्या उनको विश्वास है कि उनकी बेटी किसी प्रेत के वश में है? मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या उन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से बात की है। उनका जवाब हिलाने वाला था। उन्होंने बताया उनकी पत्नी खुद वहां की एक जानी मानी साइकेट्रिस्ट है और जो कुछ उनके साथ हो रहा है उनके पास इन चीजों पर विश्वास करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जैसे जैसे मैं इस कहानी को समझ रहा था मेरा दिमाग घूमता जा रहा था। मैं भी इन चीजों पर यकीन रखता हूँ, एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, लेकिन साथ ही साथ पैरानॉर्मल और सनातन दोनों पर मेरा भरोसा है और काफी डिवोशनल भी हूँ। पर यह नॉर्मल केसेस से बहुत अलग था। पहले कॉल पर ज्यादा बात नहीं हुई पर मुझे भरोसा हो गया कि कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ ऐसा हो रहा था जो उनको परेशान कर रहा था। हमारी अगली कॉल वीडियो कॉल के रूप में हुई और मैंने मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा दोनों से बात की। कहानी दोस्तों यहां से शुरू होती है। मिस्टर मल्होत्रा की बेटी पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही बहुत होशियार रही थी। एकदम नॉर्मल लड़की की तरह उसके भी कुछ शौक थे और वो परिवार की लाडली बेटी थी। जैसे ही उसने कॉलेज खत्म किया उसकी लाइफ में पैरानॉर्मल चीजों ने दस्तक दे दी। सबसे पहले उनकी बेटी ने उसके कमरे में किसी के होने की बात की। माता पिता ने पूछा क्या उसने किसी को देखा, तब वो बोली कि कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में और कोई भी है और उसको ऐसा महसूस होता है कि हर कोई उसको हर समय घूरता रहता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा ने उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उनकी बेटी हॉरर मूवीज की बहुत शौकीन थी तो उनको लगा शायद उसका दिमाग ही ऐसा इमेजिन कर रहा है। उसके बाद उनकी बेटी ने अजीब सपने देखने की बात कही जिसमें वो एक बड़ी सी छाया के साथ बैठी दिखाई देती है और वो छाया उसको डराने की जगह प्यार जताती है। अब चूंकि मिसेस मल्होत्रा खुद एक दिमाग की डॉक्टर थी तो उन्होंने अपनी बेटी से अपने स्तर पर बात करके और डिटेल जाननी चाहिए, पर वो उस सपने में उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाती थी। मेरे लिए अभी भी इस केस की कड़ियां बिखरी हुई थी। मुझे अभी भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस लग रहा था। मैं किसी भी तरह से इस सबको पैरानॉर्मल से जोड़ ही नहीं पा रहा था। ये एक कड़वा सच है दोस्तों। 100 में से मुश्किल से 5% केस पैरानॉर्मल से जुड़े होते हैं। बाकी सबके पीछे लोगों की नासमझी, झूठे तांत्रिक बाबा, कोई मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, ये सारे कारण होते हैं। उन्होंने अगली बात जो बताई उसने मेरे दिमाग को झन्ना कर रख दिया। वो बोले कि एक सुबह उनकी बेटी ने दरवाजा नहीं खोला। आमतौर पर वो 8 बजे तक उठ जाती थी पर उस दिन 11 बजे तक भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर से कोई हलचल की आवाज भी नहीं आ रही थी। बहुत खटखटाने के बाद भी जब उनकी बेटी ने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने देर न करते हुए डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी दुल्हन के लिबास में, लाल साड़ी में, पूरे दुल्हन के मेकअप में अपने बिस्तर पर बेसुध सो रही है। पूरा कमरा सूरजमुखी के फूलों से सजा हुआ था और हल्दी पाउडर से फर्श पर अमोघ चिरायु लिखा हुआ था। लिखावट इतनी साफ थी जैसे किसी ने उकेर कर लिखा हो। हल्दी पाउडर से इतना साफ और सुंदर लिखना प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है।
उन्हें सब कुछ समझने में कुछ मिनट लगे और उन्होंने अपनी बेटी को चिल्लाकर उठाया। वो आराम से उठी और मुस्कुराने लगी। उसने उनके बिना पूछे ही कहा कि उसने पिछली रात अपने सपने में आने वाले साइज से शादी कर ली है। मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ लाते ले जाते भी नहीं देखा था और जितने फूलों से वो कमरा सजा हुआ था, उतने फूल लाने में पूरी गाड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। जो गहने और श्रृंगार उनकी बेटी ने किया हुआ था, वो अमेरिका के इंडियाना इलाके में मिलना संभव ही नहीं था। उनकी बेटी के पहने हुए गहने बहुत पुराने ज़माने के मालूम दे रहे थे। जो नथ उनकी बेटी ने पहनी थी, वो उन्होंने पहले कहीं देखी तक नहीं थी। उसका डिज़ाइन और साइज़ बिल्कुल अलग ही था। उस दिन के बाद से उनकी बेटी दिन में तो नॉर्मल रहती, लेकिन रात के 8 बजते ही अपने कमरे में चली जाती और सुबह 7 बजे के बाद ही बाहर निकलती। इस बीच वो किसी के लिए दरवाजा भी नहीं खोलती थी। रात भर उसके हंसने और किसी से बात करने की आवाज बाहर तक आती, लेकिन वो जिससे बात करती उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। मेरे आखिरी सवाल पर सिर्फ उनका इतना जवाब था कि उनकी बेटी दिन भर तो नॉर्मल रहती है, पर जैसे ही शाम करीब आती है वो बेचैन होने लगती है। पहले वो पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहती थी, पर अब कहती है कि उसका पति नहीं चाहता कि वो कहीं नौकरी करे और वही उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। और जब वो अपनी बेटी से शादी की बात करते तो वो हँसती और कहती कि शादीशुदा लड़की दूसरी शादी कैसे कर सकती है। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को पहले जैसा देखना चाहते हैं। मैंने उनको साफ बताया, मैं कोई ओझा या तांत्रिक नहीं हूँ और उनको किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। पर वो जोर देते रहे और मेरे को अमेरिका आने का ऑफर देने लगे। खैर, मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा से पूछा कि क्या मैं उनकी बेटी से बात कर सकता हूँ। उन्होंने सीधा हाँ बोल दिया और रिक्वेस्ट की कि हो सके तो मैं उनकी बेटी से दोपहर में बात करूं, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तय समय पर आखिरकार मेरी उनकी बेटी से बात हुई। उससे बात करते हुए दोस्तों लगा ही नहीं कि वो किसी प्रेत बाधा से पीड़ित है। मैं कुछ समय तक बस इधर-उधर की बातें करता रहा। उसने अचानक मुझे टोक दिया और कहा, "मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, पूछिए जो पूछना है।" मैं एक बार को तो सक-पका गया, फिर भी खुद को संभाला और मैंने पूछा, "तो क्या आप शादी कर चुकी हैं?" "जी हाँ, आपको नहीं बुलाया तो आपको बुरा लगा क्या?" उसका जवाब थोड़ा अजीब तरह से आया। तो मैंने पूछा, "कहाँ रहते हैं आपके पति?" तो वो मुझसे बोलती है, "क्या आप जाना चाहते हैं मेरे पति के पास जहाँ वो रहते हैं?" उसकी टोन बहुत खराब होती जा रही थी। तो मैंने पूछा, "क्या आप गई हैं अपने पति के घर पर या वो ही घर जमाई बनकर आपके घर में जमे बैठे हैं?" मैंने अपनी टोन थोड़ी-सी दोस्तों बिगाड़ ली। मल्होत्रा जी की बेटी की शक्ल पर गुस्सा साफ दिखने लगा। "मेरे पति चाहें तो कल की सुबह नहीं देख पाओगे तुम," उसने ऐसी मुझे धमकी दी। मेरा हलक सूखने लगा था। मैं खुद से पूछ रहा था कि मैं इस मसले में पड़कर सही कर रहा हूँ या नहीं। यही सोचकर मैंने एक बार एक आखिरी कोशिश करने की ठानी और उसको बोला, "देखो, मेरा तुमसे बात करना मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। तुम्हारे माता-पिता मेरे पास आए थे, वो परेशान हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है।" मैंने उसको अपना पूरा परिचय दिया और भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने पति और शादी के बारे में डिटेल में बताए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वो शांत हो गई और उसने बताना शुरू किया। मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा उसके पास ही बैठे हुए सब कुछ सुन रहे थे। सन 2016 में वो लड़की अपने माता-पिता के साथ पहली बार इंडिया आई। उसके पिता अपने पुरखों के आम के बाग को बेचने के लिए आए थे और साथ में परिवार को भी लेके आए थे। जब उस लड़की ने अपने पुरखों के पुराने सुनसान पड़े बाग को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो माहौल उसके लिए नया था और उसको वहां बहुत बेहतर लग रहा था। पहले दिन वो वहां पहुंची और बाग में घूमने लगी। वो बाग में काफी अंदर आ गई थी और तभी उसे किसी तरह के फूलों की खुशबू आने लगी। वो वहीं एक आमों से लदे पेड़ के नीचे बैठ गई। उसको ऐसा लग रहा था वो वहां अकेली नहीं है और कोई उसे देख रहा है, पर उसे कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद जब उसे नींद आने लगी तो वो वापस लौट गई। अगले दिन वो फिर बाग में पहुंची और फिर से फूलों की खुशबू उसको आने लगी। वो घूमते फिरते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे तभी ऐसा एहसास हुआ कि ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ ऐसा एहसास था जैसे कोई उसके बालों में प्यार से उंगलियां घुमा रहा है। उसे पता था वो बाग में अकेली है, फिर भी उसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसने अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ देर बाद उसके पिता उसे ढूंढते हुए बागीचे में आए और अचानक से जैसे किसी ने उसके बाल सहलाना बंद कर दिया। उसको बहुत बुरा लगा। अपने पिता पर बहुत गुस्सा भी आया, पर वो चुपचाप अपने पिता के साथ वापस आ गई। अगले दिन वो सुबह सुबह ही बाग में फिर से पहुंच गई और रोज की तरह पेड़ के नीचे बैठ गई और जानबूझकर आंखें बंद कर ली।
कुछ ही पलों में वही एहसास होने लगे जैसे कोई उसके बाल सहला रहा है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसके पास कोई नजर नहीं आया, बालों का सहलाना भी बंद हो गया। उसने काफी देर इंतजार किया पर उसके बाद किसी ने बालों को नहीं सहलाया। उसके बाद वापस अमेरिका आने से पहले वो 2 बार और बाग में गई पर उसको वो एहसास फिर नहीं हुआ। उसने आखिरी बार बाग में जाकर बोला, तुम जो भी हो मुझे तुम्हारा बाल सहलाना बहुत अच्छा लगता है, पर अब शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कल मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। मेरा बस चलता मैं तुमको भी साथ ले जाता। इंडिया से वापस आकर कुछ दिनों बाद ही उसको उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होने लगा और उसको ऐसा लगता था कोई उसको देख रहा है पर कोई नजर नहीं आता था। उसने ये बात अपने माता पिता को भी बताई थी। एक रात में उसको फिर अपने बाल सहलाने जैसा एहसास हुआ। उसने झट से आंखें खोल दी। वो बालों का सहलाना उसके लिए एक नशे जैसा बन चुका था। उसको कोई नजर नहीं आया और उसने फिर से आंखें बंद कर ली और फिर जैसे किसी ने उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। ऐसा रोज होने लगा और हफ्तों तक चलता रहा। मल्होत्रा जी की लड़की एक अलग तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से गुजर रही थी और उसने अपने माता पिता को इस डर से कुछ नहीं बताया कि उसका बाल सहलाना रुक ना जाए। एक दिन उसने उस अनदेखे बाल सहलाने वाले से बात करने की ठानी। उस रात जैसे ही किसी ने उसके बाल सहलाना शुरू किए उसने धीरे से आंखें खोली और पूछा, कौन हो तुम? जो भी तुम हो मेरे अपने हो, तभी मेरा इतना ख्याल रखते हो। क्यों नहीं आते मेरे सामने? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने फिर से अपनी बात को दोहराया और कमरे में चारों तरफ देखा और उसे अपने पास एक साया सा नजर आया। वो बस एक परछाई जैसा था, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी। उसको जरा भी डर नहीं लगा बल्कि उसको एक प्यार सा उमड़ता महसूस हुआ। उस साए ने उसको बताया कि वो पिछले जन्म से उसका प्रेमी है। पिछले जन्म में उस लड़की ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था और किसी और से शादी करने वाली थी। गुस्से में आकर उस जन्म के प्रेमी के रूप में उसने उस लड़की को कुएं में धक्का दे दिया था और उस लड़की की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके प्रेमी लड़के के रूप में उस लड़की के होने वाले पति की भी हत्या करके एक गहरी खाई में कूदकर वो लड़का खुद भी मर गया था। कर्म के प्रभाव से उसको प्रेत योनि मिली जिसमें वो उस लड़की का इंतजार बहुत वर्षों से कर रहा था। उस प्रेत ने उस लड़की का इंतजार करने के लिए उसके पुश्तैनी बाग को चुना और नसीब से वो लड़की उसी परिवार में जन्मी और उसी बाग में पहुंच गई। उसको देखने के बाद प्रेत ने अपने तरीके से उससे अपने प्यार का इजहार किया और आखिर में उसके पीछे पीछे अमेरिका तक आ गया। उस लड़की ने प्रेत के अपने पूर्व जन्म का अपराध स्वीकार करने की बात को अच्छा समझा और जिस तरीके से प्रेत ने अपने प्यार का इजहार किया वो भी उसको अच्छा लगा। उसके बाद प्रेत के कहने पर उन दोनों ने एक अमावस्या की रात्रि शादी कर ली। अपनी प्रेत शक्ति के बल पर उस प्रेत ने फूल, गहने और बाकी इंतजाम चुटकी बजाते ही कर लिए थे। उस लड़की के मुंह से ये कहानी सुनकर दोस्तों में दंग रह गया और मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा तो जैसे किसी सदमे में आ गए थे। मैंने लड़की को धन्यवाद दिया, दिखावे के लिए उसको और उसके प्रेत पति को शुभकामनाएं दी और कॉल खत्म कर दिया। 2 दिन बाद मिसेस मल्होत्रा ने मुझे कॉल किया और कुछ रास्ता निकालने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने अमेरिका में शायद किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात की पर उसने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर मल्होत्रा के परिवार में उनकी परदादा की बहन की हत्या उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने अपने एक तरफा प्यार के चलते कर दी थी जिसका नाम अमोघ था। उनकी बेटी द्वारा बताई गई एक एक बात सही निकली थी। प्रेत और अपनी बेटी की शादी की बात से मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे। बहुत सोचने के बाद और बनारस के मणिकर्णिका घाट के सिद्धि प्राप्त एक सिद्ध बाबा से बात करने के बाद मैंने मिस्टर मल्होत्रा को किसी भी तरह अपनी बेटी और प्रेत के दिए सभी गहने आदि के साथ इंडिया आने को बोला। नसीब से उनके बाग की रजिस्ट्री तब तक नहीं हुई थी और उसी बहाने से वो इंडिया आने का प्लान बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने लड़की को बोला कि वो उसकी शादी के गहने अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं और ऐसा बोलकर गहने भी साथ ले आए। प्लान के हिसाब से उसी बाग के बोरवेल के पास वाले कमरे में सिद्ध बाबा ने सारे इंतजाम करके रखे थे। जैसे ही वो लोग बाग के पास पहुंचे उस लड़की ने बाग में कदम रखने से इनकार कर दिया। शायद उसके साथ आए प्रेत ने उसको चेता दिया था कि आगे खतरा है। मिस्टर मल्होत्रा ने बिना देर किए अपनी बेटी के मुंह पर अपने हाथ में थामा तौलिया लपेट दिया और बिना देर किए मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा और मैंने उस लड़की को उठाकर बाग में बने बोरवेल के कमरे की तरफ ले जाना शुरू किया। हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया होगा कि अचानक से उस लड़की का वजन बढ़ता हुआ महसूस होने लगा और बोरवेल के दरवाजे के ठीक बाहर वो वजन इतना भारी हो गया कि वो लड़की हमारी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। गुर्राते हुए इस लड़की ने अपने सर से तौलिया उतारा और पास खड़ी अपनी मां के सीने पर लात मारी। मिसेस मल्होत्रा उस बार से दूर जाकर बेहोश होकर गिर गई।
मिस्टर मल्होत्रा ने बिना देर किए पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाकर अपनी बेटी के सर के पीछे मारा। लड़की चीखते हुए नीचे गिरी। तभी बोरवेल के कमरे से सिद्ध बाबा बाहर आए और उस लड़की पर पूरा लोटा पानी डाल दिया। लड़की ऐसे चिल्लाई जैसे उस पर तेजाब गिरा दिया गया हो। हमने लड़की को फिर से उठाया और बोरवेल के कमरे में डाल दिया। सिद्ध बाबा ने वो पूरा कमरा पीले रंग से पेंट कर हुआ था। उनके धोती कुर्ता भी पीले थे और आसन भी हल्दी मल के पीला किया हुआ था। सामने भैरव बाबा की छोटी सी मूर्ति स्थापित थी और छोटे कुंड में अग्नि चल रही थी। बाबा ने हम सबको तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया। हम सब कमरे के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। अंदर से कभी किसी के चीखने की आवाज आती, कभी हंसने की आवाज आती, एक बार तो बाबा जी के चिल्लाने की आवाज भी आई। पर बाबा ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि चाहे जो हो जाए, जब तक वो खुद कमरे से बाहर ना आए, कमरा नहीं खुलना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद बाबा ने दरवाजा खोला और हमको अंदर आने को बोला। अंदर भैरव बाबा की मूर्ति को छोड़कर सब कुछ अस्त व्यस्त था। बाबा ने बताया कि अब प्रेत खत्म हो चुका है और उनकी बेटी बंधन मुक्त हो चुकी है। लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा, क्या सबूत है कि प्रेत खत्म हो चुका है और वापस नहीं आएगा? सिद्ध बाबा ने उनके साथ लाए गहने देखने को बोला जो प्रेत ने उनकी बेटी को दिए थे। मिसेज मल्होत्रा ने तुरंत बैग खोला और बैग खोलते ही उनके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। गहने के बक्से में सिर्फ सूखी मिट्टी पड़ी थी। सब कीमती सामान, सब गहने प्रेत की माया से ज्यादा कुछ नहीं था और प्रेत के साथ खत्म हो गया था। दोस्तों, आज मल्होत्रा परिवार खुश है और कभी कभी हमारी बातें भी होती रहती हैं। उस लड़की की शादी होने वाली है और वो एक अमेरिकन बैंक में नौकरी भी कर रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट मुझे अपने खजाने में से और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्ते।